सेल का यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करती है, पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। तो ये जो कंट्रोल है न्यूक्लियस का, ये अदर तरीकों में भी होता है। जैसे सेल ग्रोथ करेगी तो न्यूक्लियस उसे कंट्रोल करेगी, सेल हेरिडिटी करेगी तो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगी, सेल में कोई रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो न्यूक्लियस उसे कंट्रोल करेगी। तो हमने दो चार बातें आपको न्यूक्लियस के बारे में लिखाई थी। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, इसे स्टडी के हिसाब से, है ना, सुविधा के अनुसार न्यूक्लियस को हम लोग चार पार्ट्स में बांटते हैं। वो चार पार्ट्स चार पार्ट्स इसमें आता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस खुद जो है मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, उसके अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, 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 है ना। न्यूक्लियो, है ना, प्लाज्मा। नहीं लिख पाएगा ये। न्यू चलो न्यूक्लियो, चलो कोई बात नहीं है, कोशिश किया है इसने। न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा के बाद आता है न्यूक्लियोलस, न्यू न्यूक्ली, है ना, मशीन गड़बड़ हो गया है। न्यू न्यूक्ली, चलो थोड़ा सा तो लिखा है, न्यूक्लियोलस, कैपिटल तो लिखेगा ही, न्यूक्लियोलस, है ना। लस में भी लस नहीं है, LUS, न्यूक्लियोलस, है ना। गर्मी ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो, न्यूक्लियोलस। ठीक है। मतलब ये नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, चलो लिख दिया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद आता है क्रोमैटिनेट, 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 चलो इसको लिख दिया एक बार में ही। तो इसे देखते हैं बिना फिगर के, इसे नहीं पता चलेगा हमें, तो इसका फिगर बनाते हैं हम। चलो
ये देखो न्यूक्लियस है और ये है इसका मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में छोटा सा बहुत गैप, मिहिन सा गैप पाया जाता है। ये देखो पूरे में है ना, इस गैप को कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर स्पेस। और बीच बीच में देखो आप, ये न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से, न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब अंदर में जो भी सबस्टांस है न्यूक्लियस का, जो भी प्लाज्मा होता है, जो भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस का, ये सभी कहलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा। और न्यूक्लियोप्लाज्मा में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन-नेट। न्यूक्लियोप्लाज्मा में दो स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन-नेट। क्रोमेटिन-नेट नाम से ही पता चला है, नेट ये जाल जैसा होता है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं अपने तरीके से। तो इस तरह से पूरे न्यूक्लियोप्लाज्मा में आपको क्रोमेटिन नेट दिखाई देने वाली है। इसे कहते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट। ये क्रोमेटिन नेट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सेंटर के साइड में जो भी क्रोमेटिन नेट होते हैं इसे कहा जाता है यू क्रोमेटिन। और बाहर के साइड में, मेम्ब्रेन के साइड में जो भी क्रोमेटिन होते हैं इसे कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। इसका मतलब क्रोमेटिन नेट जो है दो प्रकार का होता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। उसके बाद इसी से क्रोमेटिन में कहीं कहीं पर एक गोलाकार स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो वादे के मुताबिक ये चारों पार्ट आपके फिगर में दिख गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, उसमें जो पोर है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा अंदर का जो भी प्लाज्मा है। उसके बाद न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये कहीं कहीं पर मतलब प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूरा का पूरा क्रोमेटिन नेट से घिरा रहता है। ठीक है, यही क्रोमेटिन नेट बाद में क्रोमोजोम में बदल जाता है। क्रोमोजोम जो आप लोग सुने हुए हो बचपन में, गुणसूत्र, तो यही गुणसूत्र है, यही बदल जाता है क्रोमोजोम में। तो कैसे बदलता है वो आगे देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना। तो इसे हम लोग लिखते हैं पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस भी मिलता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है।
दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर, है ना। ए स्पेस फाउंड बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बहुत छोटा स्पेस होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में राइबोसोम भी दिखाई देते हैं, ये राइबोसोम है, राइबोसोम। और तो और आप लोग को याद होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही निकल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है ना, यहीं से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा होता है, आउटर मेम्ब्रेन मतलब, है ना। अरे भाई इसको अगर हम लोग जूम करें, देखो जूम कर दिए तो आपको देख रहे हो ये स्पेस दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम दिखाएं, इनर मेम्ब्रेन में या तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं राइबोसोम में अटैच विथ आउटर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। तो राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम अटैच हो सकता है। उसके बाद मेम्ब्रेन के बीचों बीच कहीं कहीं पर देखो परफोरेटेड होता है, पोर होता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोटीन से या है ना घिरे होते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। पहले इस बात को लिखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब क्या होता है, परफोरेटेड मतलब होता है छिद्रयुक्त, है ना। परफोरेटेड बाय स्मॉल पोर, है ना, परफोरेटेड बाय स्मॉल पोर, पोर मतलब होता है छिद्र, है ना, बाय स्मॉल पोर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इसका नाम जो है वो है न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और न्यूक्लियर पोर विशेष प्रकार के प्रोटीन से घिरा होता है, गार्ड किए हुए रहता है, ये इसको गार्ड करके रखता है। जिसे दरवाजा जो है, दरवाजा के बाहर गार्ड साहब मान लो होते हैं कहीं पर भी ऑफिस में, तो गार्ड का काम करते हैं, वो सभी लोग को नहीं आने देंगे, जिसके पास होता है या जो मेंबर होते हैं उन्हीं को आने देते हैं। तो जस्ट ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन हमने रेड कलर से दिखाया है, यही क्या करता है न्यूक्लियर पोर को गार्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये बंद भी कर देता है, कभी खोल भी देता है। तो इसको गार्ड, जैसे दरवाजा जो है अभी बंद है, अभी बंद है तो कोई नहीं आ सकता, अगर खुल जाएगा तो सभी लोग आ सकते हैं। तो यही दरवाजे का काम करता है यह प्रोटीन। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर पोर गार्डेड बाय, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन को एनुलस भी कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एनुलस। एनुलस याद रखोगे, है ना। देखो ये गेट है, गेट क्या है, एक छिद्र हो गया, लेकिन ये दरवाजा अलग बाहर से है ना, अलग से लगा हुआ है। तो ये दरवाजा जो है यही है एनुलस, समझ रहे हो। और ये है न्यूक्लियर पोर, क्या है,
न्यूक्लियर पोर है यहाँ पर। तो न्यूक्लियर पोर को गार्ड किए हुए है प्रोटीन जिसको कहते हैं एनुलस। एनुलस नाम है जनरली, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? देखो, ये न्यूक्लियस है तो बाहर क्या है? साइटोप्लाज्मा है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मा होगा और दूर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, होगा कि नहीं? ये खाली न्यूक्लियस को अलग करके दिखाएं। तो बाहर साइटोप्लाज्मा है और अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियस का प्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियोप्लाज्मा में या इधर से इधर क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है इसी छिद्र के द्वारा। तो ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियर पोर, क्या चीज आएगा क्या चीज नहीं जाएगा। तो इस न्यूक्लियर पोर का जो काम होता है उसको कंट्रोल करना, है ना? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर पोर कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियर पोर कंट्रोल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके बीच में? बिटवीन साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बारे में कुछ चीजें, है ना? ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में अब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। एक्चुअली में न्यूक्लियोप्लाज्मा में ही ये दोनों होते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है ताकि ज्यादा क्लियर हो। तो अब चलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा तो न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है भाई? आप ऐसे समझो, यह प्लाज्मा न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी लिक्विड पदार्थ है या कोई अन्य पदार्थ है सभी को मिलाकर के न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। तो इसे हम लोग जनरली ग्राउंड सब्सटेंस कह देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा इज ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड न्यूक्लियस। ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्मा is ground substance inside the nucleus। अब होता क्या क्या है इस ग्राउंड सब्सटेंस में? इट कंटेन्स, क्या क्या हो सकता है इसमें? वाटर, आयंस, आयंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एटीपी होता है, एनर्जी के लिए एटीपी का यूज करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इंजाइम्स, उसके अलावा जो है हमारा वाटर, आयंस, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एंजाइम्स और भी जो है ना? तो ये सभी चीजें जो है
आपको न्यूक्लियोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। अब देखो इसमें दो चीजें जो आपको दिख रही हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपने पहले कभी नहीं सुना है। ये सब भले सुना है, एंजाइम सुना है, एटीपी सुना है ना। बाकी ये दोनों जो है ये आपने नहीं सुना है। ये एक्चुअली में ये डीएनए और आरएनए को बनाने वाले सब्सटेंस होते हैं। अभी बस यही याद रखो, है ना। उसके अलावा फिर फॉस्फेट भी वगैरह भी रहते हैं इसमें, फॉस्फेट्स। तो ये सभी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्मा में बिखरी हुई रहती हैं और न्यूक्लियोप्लाज्मा बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा। और हम कैसे भूल सकते हैं कि ये जाल, क्रोमेटिन नेट और ये न्यूक्लियोलस भी इसी में है। भले उसको अलग लिखे, लेकिन है कहाँ प्रेजेंट? न्यूक्लियोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, चिपका हुआ, इम्बिडेड है। क्या है? चिपका हुआ है। जैसे ये चिपका हुआ है ना दीवार में, उसी तरह ये दोनों भाग चिपके हुए रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा में। समझ रहे बात? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट इसके लिए, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेट आर इम्बिडेड। इम्बिडेड मतलब क्या होता है? जुड़ा होना, जुड़ा या चिपका होना। इनसाइड इन न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्मा था, ये खत्म हो गया। ये न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्रोमेटिन नेट पे, है ना। न्यूक्लियोलस को लास्ट में पढ़ लेंगे, पहले चलते हैं। अच्छा चलो, पहले इसको पढ़ना जरूरी, तब ये समझ में आएगा। क्रोमेटिन नेट क्या है? क्रोमेटिन नेट यही क्रोमोजोम बनाएगा। और क्रोमोजोम के बारे में 2 लेक्चर पढ़ाएंगे अलग से, है ना, इसी में चैप्टर में होगा। क्रोमेटिन नेट। तो जरा इसको लिख लेना है आपको। लिख लोगे ना? लिखोगे? फिगर नहीं बनाना, फिगर चला जाएगा तो वहीं घर में बना लेना, फिगर में टाइम वेस्ट होता है। तो ये लिख लो इसको। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। आप तो पहले भी आए थे। पहले आए हैं? 11th में है? अच्छा अच्छा। ओ, आपका फेस हम देखे हुए हैं। इनका फेस एक क्रिकेटर था, जगबल श्रीनाथ। देखे हो आप लोग? वैसा ही फेस लग रहा। बैठ जाइए। तो इसको जरा लिखना है। ये बनना, देखो।
टिप लिया? लिख लिया? देखो क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट क्या है भाई? सबसे पहले अगर कहीं पर भी क्रोमा है, क्रोमा का मतलब होता है कलर बॉडी, या क्रोम कहीं पे आए तो उसका मतलब होता है कलर। तो क्रोमेटिन नेट ऐसे नहीं दिखाई देगा जब तक उसको कलर्ड नहीं करोगे। कलर करने का जो टेक्निक होता है उसको कहा जाता है स्टेन, STAIN, स्टेन। किसी चीज को कलर करना बायोलॉजी में उसे कहा जाता है स्टेन करना, ठीक है? तो ये कलर बॉडी होती है, यही क्रोमेटिन नेट क्रोमोजोम में बदल जाता है ना? तो क्रोमोजोम को भी हम लोग कलर बॉडी कहते हैं, ठीक है? तो क्रोमेटिन नेट जो होता है ये देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर था इस तरह से। ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं और लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रोमेटिन नेट इज हाईली कॉइल्ड, लॉन्ग एंड फाइबरस स्ट्रक्चर। दूसरी बात, आखिर क्रोमेटिन नेट जो है ये बना किस चीज से है? तो यह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन। डीएनए हिस्टोन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये डीएनए भी धागा नुमा होता है इस तरह से, और हिस्टोन जो होता है वो अंडाकार होता है इस तरह से, है ना? यही दोनों मिल मिल के पूरा क्रोमेटिन नेट का निर्माण कर देते हैं। खैर ये बाद में आएगा, लेकिन अभी याद रखो डीएनए नाम सुना होगा, जानते नहीं वो क्या है। डीएनए और हिस्टोन एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है, ये दोनों मिल करके क्रोमेटिन नेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमेटिन नेट। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे क्रोमेटिन
नेट इज composed of DNA एंड हिस्टोन, है ना। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन, या एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन होता है। बेसिक मतलब होता है क्षारीय, है ना, एसिड का उल्टा क्षार होता है। तो ये क्षारीय होता है, और डीएनए जो होता है ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। हर एक दुनिया का वस्तु जो है वो न्यूट्रल रहना चाहती है, ना तो एसिड रहना चाहिए ना बेस रहना चाहती है। अब क्रोमेटिन नेट दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन नेट, है ना। तो ये दो प्रकार का होती है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इधर लिखते हैं यूक्रोमेटिन, और इधर लिखते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, देखो क्या अंतर होता है दोनों में। सबसे पहली बात जो है, यूक्रोमेटिन ऐसा क्रोमेटिन है जो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब होता है कि सुलझा सुलझा। सुलझा मतलब कैसे, आप समझो, जैसे डोरी होता ना, डोरी वो ऐठन में रहता है, फिर उस ऐठ को छोड़ दोगे तो वो ढीला हो जाता है। तो डिफ्यूज मतलब होता है ढीला टाइप का। कैसा, ढीला टाइप का। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल कसा हुआ। कैसा, एकदम मचड़ा हुआ है, समझ रहे हो आदर्श बाबू, समझ रहे हैं। तो एकदम मचौड़ा हुआ होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज डिफ्यूज्ड क्रोमेटिन। डिफ्यूज मतलब चलो लिख देते हैं ढीला, ढीला टाइप का, बिखरा बिखरा सा। और ये जो होता है बिल्कुल टाइट होता है, तो लिखेंगे इट इज कॉम्पैक्ट, इट इज कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन, ठीक है। अब देखो, यूक्रोमेटिन को हल्का कलर डालने के बाद वो दिखने लगता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन को ज्यादा कलर दोगे तब वो दिखेगा, है ना। तो यूक्रोमेटिन जो है वो लाइट स्टैंड होता है। स्टैंड मतलब जिसको कलर किया जा सके। और ये होता है डार्क स्टैंड, मतलब इसको जब डार्क कलर से अगर रंगोगे तब ये दिखाई देगा, है ना। ये हल्के कलर से भी दिखाएगा, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। यूक्रोमेटिन इज लाइट स्टैंड और हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्क स्टैंड। यहां लिखेंगे यूक्रोमेटिन इज लाइट। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। क्या होता है, लाइट स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है कलर, ठीक है। और ये हेट्रोक्रोमेटिन उल्टा होता है, ये एक्चुअली में ये ढीला होता है, तो थोड़ा सा भी कलर देने के बाद दिख जाता है। ये कॉम्पैक्ट होता है, जैसे कपड़ा जो है पानी में दिए हो, तो पानी में कपड़ा ऐसे करके है तो उसमें पानी ज्यादा होगा, लेकिन उसको मोड़ोगे तो पानी क्या होगा, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, पानी उसमें कम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी है, ये ढीला है तो थोड़ा सा भी कलर में क्या होता है, दिखने लगता है। ये टाइट है, कपड़ा को कलर करो, ऐसे कपड़ा को पकड़ के ऐसे डाल दो, पूरा कलर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करके उसमें डालो,
सब में नहीं घुस पाएगा, खोलोगे तो कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। तो उसी तरह ये है, तो यहां पर लिखेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्क स्टैंड, डार्क स्टैंड होता है ना। डार्क मतलब गाढ़ा हो गया, काला नहीं होगा, गाढ़ा, गाढ़े रंग से ये स्टैंड किया जाता है। तीसरी बात क्या है, यूक्रोमेटिन सेंटर में प्रेजेंट था, है ना, सेंटर भाग में प्रेजेंट है, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, मेम्ब्रेन साइड में या पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होता है। दिख रहा है? तो यही चीज हम लोग लिखने वाले हैं, लिखेंगे इट प्रेजेंट एट सेंटर, और ये जो होगा इट प्रेजेंट टुवर्ड पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब चारों तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये लिख रहे हैं, अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिव है, दोनों में से ज्यादा एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है, यू मतलब होता है ट्रू, क्या होता है, यू मतलब ट्रू होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव और ये ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। इसका क्या मतलब है कि यूक्रोमेटिन जो है जेनेटिक मटेरियल को ज्यादा कैरी करता है और ये जेनेटिक मटेरियल को कम कैरी करता है। ठीक है, इसको और समझाते हैं इसको लिख करके। तो ये लिखेंगे इट इज ट्रांसक्रिप्शनली, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, मतलब ये एक्टिव ज्यादा होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है देख लो, थोड़ा सा ये ब्रैकेट में समझा दे रहे हैं, है ना। आप लोग जानते हैं क्रोमेटिन जो है डीएनए का बना हुआ है, किससे बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए आरएनए बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनना जो होता है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, तो इसका डीएनए ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए बनाता है, और इसका डीएनए है जो कम ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसलिए सॉरी, दोनों में एक ही चीज लिख दी, क्या हो जाएगा यहां, लेस हो जाएगा, है ना। इट इज ट्रांसक्रिप्शन ही लेस एक्टिव, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन कम करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, बुझ रहे हो। क्या नाम है आपका, जगबल जी, क्या नाम है आपका, सचिन तेंदुलकर, है ना, लगभग ही बोले हम, है ना, उसी मतलब बिरादरी में है ना। ये है क्रोमेटिन। अब चलते हैं न्यूक्लियस को भी निपटा लेते हैं, न्यूक्लियोलस को, तब लिख लेना एक साथ ही। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, चलो लिख तो दिया, छोटा बड़ा सब एक बराबर कर दिया, है ना। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, इसे हिंदी में हम लोग केंद्रिका भी कहते हैं। हम लोग ऐसे याद करते थे
न्यूक्लियस केंद्रक है और न्यूक्लियोलस जो है इसको केंद्रिका कहते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे याद करते थे, केंद्रिका ये इसका वाइफ है, केंद्रक का वाइफ कौन है, केंद्रिका, है ना। केंद्रक केंद्रिका हम लोग ऐसे ही ना करते हैं, राजा रानी, वही चीज यहाँ पर है। तो न्यूक्लियोलस ये किससे चिपका हुआ रहता है, क्रोमेटीन से। किससे चिपका रहता है, और ये खुद मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है। तो कैसा आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, या सॉलिड दिखता है, सॉलिड होता है और बिना किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। तो यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियोलस इज सॉलिड एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन नेट से चिपका हुआ रहता है, और जहां से चिपका हुआ रहता है उसको कहा जाता है नॉर रीजन, NOR, नॉर रीजन कहा जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। समझ रहे हो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियोलस इम्बिडेड, इम्बिडेड मतलब चिपका होना, न्यूक्लियोलस इम्बिडेड विथ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन एट नॉर रीजन, नॉर रीजन। तो नॉर मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, है ना। तो क्रोमेटिन नेट पे रीजन होते हैं बहुत सारे, तो इसे कहा जाता है नॉर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन, तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम का निर्माण करता है। न्यूक्लियोलस जो है यह राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो यहां लिखेंगे न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम। राइबोसोम आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो। इसलिए राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट था, यहीं से जाके वहां चिपक जाता है। प्रोड्यूस राइबोसोम, सो इट कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री, ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो आप लोग टिप लीजिए इसको, है ना, इसको टिप लीजिए।
टिपलिया, टिपलिया क्या? धूप खत्म हो गया क्या? नहीं है, लुका छुपी होता है भाई, गुमराह किया जा रहा है नेचर के द्वारा। अच्छा, टिप लिया आप लोगों ने? इसको टिप लीजिए 2 मिनट में। लिख लिया? अब चलते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डीएनए से बना है, डीएनए में सारा गुण लिखा होता है सेल का, डीएनए में सारा गुण सेल का लिखा होता है, समझ रहे हो? तो इसको कहा जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? चिट्ठी में लिख दिया करते सूचना को, और उसको लेकर के जाते थे, किसी को दे देते थे, लो पढ़ लो। अभी तो व्हाट्सएप फेसबुक में डाल देते हैं, पहुंच जाता है तुरंत। पहले चिट्ठी में लिखते थे, तो वो चिट्ठी क्या था? इंफॉर्मेशन था। तो उसी तरह चूंकि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन नेट है, और उसी में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। क्या होता है? लिखा हुआ रहता है। तो एक बात, एक लाइन लिख देते हैं, न्यूक्लियस
हैज न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड क्रोमेटिन। कहाँ होता है? क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन के अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होता है, स्टोर करके रखता है। देखो भाई, अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है तो इसका काम क्या होगा? सेंड करना। क्या करना? सेंड करना बाहर की ओर। तो सेंड करने का काम भी, ट्रांसमिट करने का काम भी इसी का है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है, मतलब पहुंचाता भी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। अब आप समझोगे कि सर कैसे ट्रांसमिट करेगा? देखो ऐसे करता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसमें क्रोमेटिनेट है और इसमें कोई गुण लिखा हुआ है। जब ये डिवाइड करेगा ये सेल इस तरह से, तब ये जो इंफॉर्मेशन है इन दोनों सेल में चला जाएगा। फिर 4 सेल बनेगा, फिर 6 7 बहुत सारे सेल बन जाएगा, सभी सेल में इसी का गुण चला जाएगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, ट्रांसमिट करने का भी काम इसी का है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस कैन ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इन गुणों को पहुंचाने का काम भी न्यूक्लियस का है। तीसरा, सेल कंट्रोल। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेल का कंट्रोल। कैसे करता है? देखो, न्यूक्लियस कंट्रोल सेल बाय सेंडिंग mRNA टू साइटोप्लाज्मा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो केंद्र सरकार कैसे राज्य सरकार को कंट्रोल करती है? मैसेज करके। कैसे करके? मैसेज। तो उसी तरह एक आरएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर में, जिसका नाम है मैसेंजर। क्या है? ये क्या करती है? अगर सेल को कुछ कहना होता है तो न्यूक्लियस mRNA सेंड कर देती है साइटोप्लाज्मा में, जिसके कारण सेल को कंट्रोल कर लेती है, मतलब मैसेज पहुंचा देती है। सेल वैसा ही काम करता है। बात को समझ रहे हो? तो मैसेज किया जाता है, मैसेंजर आरएनए होता है, उसी को सेंड कर देता है। कैसे सेंड होगा? अरे भाई कैसे सेंड होगा? ऐसे होगा, ऐसे। मान लो mRNA है, इसको न्यूक्लियस क्या करेगी? न्यूक्लियोप्लाज्मा से होते हुए साइटोप्लाज्म में भेज देगी। अब साइटोप्लाज्म में वही काम होगा जो mRNA कहेगा, जो मैसेंजर आरएनए कहेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे कंट्रोल करती है। हम लोग को बाबूजी कैसे कंट्रोल करते हैं? बात से, लात से, बहुत तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी ऐसे ही कंट्रोल करते हैं। सेल कंट्रोल। उसके बाद है सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन मतलब होता है कोशिका विभाजन को भी कंट्रोल करती है।
पांचवा वेरिएशन। तो वेरिएशन भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज करने का काम भी इसी का है। जैसे माँ बाप का कोई गुण है, वो हमारे में आते आते थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाता है। हूबहू ऐसा नहीं आता है। हूबहू आता तो हम लोग माँ बाप जैसे ही हूबहू दिखते, पहचान में नहीं आता बाप कौन है बेटा कौन है। लेकिन अंतर आता है ना, तो ये जो अंतर होता है न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है। थोड़ा सा डीएनए में थोड़ा सा चेंज कर देता है न्यूक्लियस, खुद ब खुद वहां हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़े से अलग होते हैं माँ बाप से। भाई बहन में भी, भाई या भाई भाई, भाई भाई का भी फेस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, देखते हो? तो वो उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको टिप लीजिए, इसको टिप लीजिए आदर्श बाबू, टिप लीजिए। सचिन जी टिप लीजिए इसको, है ना? आपको याद आ गया आपको देख करके? हम बचपन में देखते थे, उसका बॉलिंग बहुत अच्छा लगता था, श्रीनाथ का। पिटाता ज्यादा था लेकिन विकेट एक दो को मिल जाता था, है ना? लेकिन सचिन सही थे, वो रन मारता था कैसा भी परिस्थिति हो। आप लोगों को ग्रुप में हमने भेज दिया है क्वेश्चन। लाइसोसोम मॉड्यूल जो मिला है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोजोम, अभी तक न्यूक्लियस से पहले जितना पढ़े हो सबका दे दिए हैं। उसको असाइनमेंट में निकाल करके उसको बनाओगे, क्योंकि कल आओगे तो पहले क्वेश्चन देखेंगे सारा, समझ रहे हो? तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सबका क्लियर होना चाहिए ना आपका, सब आज जाके बनाना है आपको, जो जो दिया हुआ है। जो नहीं बनेगा कल पूछना है। रमन बाबू आज पूछे हैं, आज 3:30 में क्लास है, तो क्या सोचकर आप पूछे हैं? आज कोई फेस्टिवल है क्या जी? गर्मी उर्मी ज्यादा है ना?
लिख लिया है ना। तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोम्स। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोजोम का डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको पढ़ के आना है कल, न्यूक्लियस। एनसीईआरटी भी पढ़ के आना है। हाँ, बोलना है। अच्छा, क्या हुआ है? अच्छा, कितना है? कितना है प्लेटलेट्स? 1.2। अच्छा, मतलब 1 लाख से ऊपर है। ओके। तो कीवी वगैरह खाओ ना। और लीवर के लिए सबसे अच्छा अगर खाना है तो वो हो गया गन्ने का जूस। बहुत काम करता है वो। कीवी। उसके अलावा फिर वो, हाँ यहाँ पीना है। उसके बाद कीवी ले लो। और कीवी के अलावा जो है ओ आर एस पियो। हाँ, ओ आर एस भी पियो क्योंकि प्लेटलेट्स कम है ना। ओ आर एस पियो। गन्ना का जूस पियो। सुबह सुबह गन्ना का जूस पीना है। खाना नहीं है कुछ, खाली वही पीना है। खाना उसके बाद है 12 बजे 1 बजे। नाश्ता नहीं होना चाहिए। नहीं, नाश्ता नहीं करना है, जूस ही पी के रहना है। उसके बाद खाना 11 12 बजे खा लेना है। तेल मसाला कम करना है, हो जाएगा। तो कुछ ले रहे हो लीवर 52 वगैरह? लीवर 52 ले रहे हो ना, तब हो जाएगा। रेस्ट करना है ज़्यादा। रेस्ट ज़्यादा करना है। क्लास के अलावा कहीं घूमना नहीं है। ठीक है, चलना है धीरे धीरे। सीढ़ी जैसे चढ़ रहे हैं तो तेजी से नहीं चढ़ेंगे, आराम से चढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हो जाएगा। उस हाँ, क्या बोले? अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा। तो अभी से जो स्टार्ट किए हैं, तो एडमिशन हो गया आपका? अच्छा, हो गया है। तो जहाँ से स्टार्ट किए ना वहीं से पढ़िए। ठीक है। और वो धीरे धीरे आपको लेक्चर भेज देंगे, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा है। थ्री।